गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। नाम तो आप सभी लोग पता ही हमारा जानते ही हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपना नाम बताता ही हूँ आपको। जैसे कि हम लोग हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंडियन हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में हम लोग काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो हमारा प्राचीन इतिहास हो, मध्य इतिहास हो। और मध्य इतिहास में हम लोग जो है कि अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण, और जिसमें कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आज हम जो है कि शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के, और जो कि आपके परीक्षाओं के महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से हर प्रत्येक परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो या फिर आपका यूपीएससी से रिलेटिव जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस हो, प्रत्येक परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है। हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में 2 या 3 से प्रश्न जो है कि प्रत्येक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। और दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी प्रश्न हैं, और दिल्ली सल्तनत में हम किसी एक वंश से रिलेटिव होकर के नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी दिल्ली सल्तनत की ही बात करते हैं। शुरुआत जो है, यानी कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली जो है कि या शुरुआत की जाती है कि भाई दिल्ली आखिर है क्या, शुरुआत में इसका नाम दिल्ली ही क्यों है, या इससे पहले भी इसे हम किसी अन्य नाम से जानते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो कि आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रत्येक परीक्षाओं में जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनेगा। इतिहास से मोस्टली जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ हमारे दिल्ली सल्तनत से ही रहते हैं, चाहे वो आपका दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो ये है कि भाई इस दिल्ली का इतिहास क्या है। दिल्ली सल्तनत तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन उससे पहले हम जो हमें जानकारी होनी चाहिए वो है भाई दिल्ली या दिल्ली, इसे दिल्ली ही क्यों कहा जाता है, इसका कारण है। और दिल्ली के बारे में या दिल्ली सल्तनत के बारे में ये भी कह सकते हैं कि भाई जो हमारी दिल्ली है या दिल्ली सल्तनत है, तो इस दिल्ली सल्तनत में अनेक वंश हैं। अगर हम मोस्टली वंश की अगर बात करते हैं तो यहां पर हम दिल्ली सल्तनत के 5 वंश के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो यहां हमारे 5 वंश हैं, जो कि यहां से इन 5 वंशों से प्रश्न अत्यधिक मात्रा में पूछा जाता है। सबसे अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले जो वंश है वो है मामलूक या गुलाम वंश। मामलूक या गुलाम वंश। मामलूक का अर्थ ही होता है दास। मामलूक जो है कि एक तुर्की भाषा का शब्द है, और जिसका हिंदी में अगर हम अर्थ करें तो इसका जो अर्थ है वो दास है, या हम अरबी भाषा में बात करें गुलाम। अरबी भाषा में अगर हम कहें तो ये गुलाम, और हिंदी भाषा में कहें दास, या संस्कृत भाषा में हम कहते हैं तो ये भी हमारा एक दास का ही रूप है। तो मामलूक वंश जो है कि गुलाम वंश है, और हम अच्छे से जानते हैं कि इस वंश का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। शुरुआत जो है कि हम यहां से करते हैं कि भाई मोहम्मद गौरी ने, हमारा जो लास्ट, अगर इससे पहले कि अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो इससे पहले हम मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं। तो जो मोहम्मद गौरी है वो मैं आपको उसका पूरा जो वीडियो है, इससे लास्ट वीडियो में आपको जो है कि पूरा मोहम्मद गौरी मैं करा चुका हूँ कंप्लीटली। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो मोहम्मद गौरी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो सारे क्वेश्चन जो है कि जो भी डाउट्स हैं आप लास्ट वीडियो को, इससे पहले जो वीडियो है आप उसे देख सकते हो, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो मोहम्मद गौरी, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि भाई मोहम्मद गौरी जो है कि शासक था और उसके पास अनेक मात्रा में गुलाम हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ताजुद्दीन यल्दौज, यह भी एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी गुलाम हैं। नासिरुद्दीन कुबाचा और इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी। ये चारों जो है जो गुलाम थे, ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ये चारों जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में आने से पहले इन गुलामों के साथ अनेक रणनीतियां बनाई और ताजुद्दीन जो कि पश्चिमी भारत को घेरे हुए था, पश्चिमी भारत, जब हम दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, तो गुलाम वंश में एक शासक होगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का जो युद्ध है वो ताजुद्दीन और नसरुद्दीन यानी यल्दौज और कुबाचा के साथ होता है, और जिसमें कि कहा जाता है कि भाई यल्दौज जो है कि अपने आप को, या कुबाचा जो है कि इन दोनों के बीच में जब इल्तुतमिश के साथ युद्ध होता है तो ये दोनों जो है कि अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, और कुबाचा जो है कि नदी में कूदकर अपनी जान देता है और यल्दौज की हत्या की जाती है। तो ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो कि हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। तो ये चारों जो गुलाम थे, इन चारों गुलामों को मोहम्मद गौरी ने भारत में अधिकार करने के बाद इन चारों के क्षेत्रों का बंटवारा किया, यानी इन चारों को अलग अलग क्षेत्र जो है कि सौंप दिया, और स्वयं जो है कि वापस जाता है, और वापस लौटते समय ही दमयक नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी के दौरान। अब उसी समय पर 1206 ईस्वी में ही दिल्ली सल्तनत यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि एक नए साम्राज्य की नींव रखता है, जिसे कि हम दिल्ली सल्तनत या मामलूक वंश या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। मामलूक वंश कहें या गुलाम वंश एक ही बात है। तो इस प्रकार से तो ये पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का, ये पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का जिसने कि भारत में एक नए साम्राज्य का निर्माण किया, जिसे कि हम गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। देखिए, मैं लास्ट टाइम वीडियो जो है कि बड़े ही आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, समय ही है हमारे पास, काफ़ी समय है हमारे पास, और हम हर चीज़ को बड़े ही इम्तिहान से और बड़े ही एतराज़ से साथ जो है कि सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हुए गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद भारत में एक नया वंश आया जिसे हम कहते हैं खिलजी वंश, जो कि हमारा खिलजी वंश है। तुगलक वंश, सैयद वंश, और लोदी वंश। तो ये 5 वंश थे जो कि हमारी दिल्ली सल्तनत के सबसे अहम भूमिका निभा रहे थे, और इन 5 वंशों में अनेक शासक हुए जिन्होंने जो है कि दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया और अलग अलग प्रकार से जो है कि दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जैसे अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश, तो यहां पर हमारे गुलाम वंश में जो कि 11 शासक रहे। कितने राजा रहे? 11 शासक। अगर हम खिलजी वंश की बात करते हैं तो यहां पर हमारे केवल 5 शासक रहे खिलजी वंश के अंदर। 5 शासक जो है कि हमारे खिलजी वंश में रहे। तुगलक वंश में 9 राजाओं का शासन देखा जाता है, और वहीं पर अगर हम सैयद वंश की बात करते हैं तो यहां पर हमारे 4 शासक थे जो कि महत्वपूर्ण राजाओं के तौर पर कार्य कर रहे थे।
ठीक इसी प्रकार से लोदी वंश, तो लोदी वंश में हम केवल 3 शासकों को ही पढ़ते हैं, जो है आपका बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इन वंश से पहले दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है, तो मैं आपको यहां पर थोड़ा दिल्ली के इतिहास की अगर हम बात करें तो दिल्ली का इतिहास जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि भाई दिल्ली आखिर है क्या, क्योंकि हमारी राजधानी भी है और हम जिस देश में हैं उस देश की राजधानी का इतिहास हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। तो सर्वप्रथम सबसे पहले अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो भाई दिल्ली की शुरुआत सबसे पहले 11वीं शताब्दी के अंदर, 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजाओं के द्वारा, तोमर वंश के राजाओं के द्वारा की जाती है, यानी कि इसकी जो स्थापना की जाती है वो 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजाओं ने की है। या इससे भी पहले अगर हम बात करते हैं तो भाई ऋग्वेद में, जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के कुछ महाकाव्य हैं, जैसे कि हम बात करते हैं महाभारत। तो महाभारत में जो पांडव थे, महाभारत में जो पांडव थे, इन पांडवों ने एक नगर का निर्माण किया जिसे हम इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से जानते हैं। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ नगर। और यही नगर जो है कि अगर हम महाजनपद काल की बात करते हैं तो महाजनपद काल में इसी नगर को जो है कि हमने कुरु राज्य के नाम से जाना। कुरु, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। तो ये थी हमारे महाभारत के शासनकाल में। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो 4वीं से 6वीं शताब्दी के अंदर, अगर हम 4th सेंचुरी से अगर 6th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो हमारी दिल्ली है, प्रेजेंट टाइम में जो इसका नाम दिल्ली है, इसका नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ नगर। या अगर हम महाजनपद की बात करते हैं तो यहां पर इसका नाम क्या है? कुरु। यहां इसका नाम क्या है? कुरु है। ठीक इसी प्रकार से समय जब बीतता गया तो हमने 8वीं शताब्दी के अंदर, 8वीं शताब्दी में इसे नया नाम दिया और वो था ढिल्ली का। इसे क्या नाम दिया गया? ढिल्ली का। और ये नाम जो है कि भारत में अनंगपुर, या इसे हम और भी कई नामों से जानते हैं, चाहे हम इसे अनंगपुर कहें, अनयपुर कहें, अनंगपुर है, अनयपुर है, और खिलोखड़ी, जहांपनाह, तुगलकाबाद, दौलताबाद, तो ऐसे अन्य नामों से जो है कि दिल्ली को जाना गया है। तो ये हमारे दिल्ली के अन्य नाम हैं जो कि दिल्ली से संबंधित थे। ये इसके हम कह सकते हैं कि भाई प्राचीन नाम थे दिल्ली के, जो कि प्राचीन इतिहास में तो दिल्ली कोई नया शहर नहीं है। दिल्ली जो है कि हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और इतिहास का सबसे बड़ा टॉपिक है। जो कि हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तो आधे से ज़्यादा जो इतिहास है, मध्य इतिहास की जो हम शुरुआत मानते हैं, तो पूरा का पूरा अगर हम मध्य इतिहास की बात करते हैं तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत जो है कि हमारे मध्य इतिहास में ही समाहित है। जो संपूर्ण दिल्ली है वो हमारे मध्य इतिहास में ही समाई हुई है। तो इसके बाद में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, भारत पर मुगलों का शासन हुआ, तो इस समय पर दिल्ली जो है कि वास्तविक तौर पर यहां पर अनेक प्रयास करने के बाद जो है कि दिल्ली को सफल देश या सफल राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्योंकि अभी तक
जो है कि दिल्ली जो है कि केवल और केवल एक प्रांत के तौर पर कार्य कर रही है, लेकिन आगे चलकर जब दिल्ली की बात होगी तो दिल्ली क्या बन गई है भाई, राजधानी है, वर्तमान में राजधानी है भारत की। जैसे शुरुआत 1911 में कलकत्ता से स्थानांतरित करने के बाद दिल्ली को राजधानी बनाने की बात कही जाती है जॉर्ज पंचम के द्वारा। जब हम 1911 में बात करेंगे, अब मॉडर्न या हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के तहत 1911 में जॉर्ज पंचम के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और उसी समय पर भारत में यानी 1911 को ही दिल्ली को जो है कि भारत की राजधानी घोषित किया जाता है और 1912 में कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। और संपूर्ण रूप से, अगर हम संपूर्ण रूप से और वास्तविक तौर पर बात करें तो संपूर्ण रूप से वास्तविक तौर पर जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को संपूर्ण तौर पर जो है कि भारत की राजधानी क्या बन गई, दिल्ली। तो ये है हमारी दिल्ली। अब जब सभी प्रांत पर आक्रमण हुए तो इसी प्रकार जो है कि हमारी दिल्ली पर भी अनेक विदेशी आक्रमण हुए और जिसमें कि सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण था दिल्ली पर वो था चंगेज खां, जो कि 1221 ईस्वी को चंगेज खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1221 ईस्वी को चंगेज खां ने जो है कि दिल्ली पर आक्रमण किया और यहां पर जो राजा था वो है इल्तुतमिश। राजा कौन है, इल्तुतमिश। यानी कि हम किस वंश की बात कर रहे हैं, गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। किस वंश का शासक है, गुलाम वंश का शासक है इल्तुतमिश। और जिसके शासनकाल में दिल्ली पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ और वो कौन है, चंगेज खां। ठीक चंगेज खां के बाद दिल्ली पर जो अगला आक्रमण हुआ वो हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में, और जो कि 1254 ईस्वी के तहत किया गया। 1254 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में ही हसन कलांगू नामक एक यूनानी आक्रमणकारी था जिसने कि दिल्ली पर आक्रमण किया। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह जो है कि एक संपन्न राजा था, सैन्य शासक रहा और जिसने कि यानी कि हसन कलांगू को युद्ध में पराजित किया और दिल्ली को सुरक्षित रखा। तो इसी प्रकार से अनेक आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, चाहे वो उसमें हम तैमूर की बात करें या अब्दुल्ला खां की बात करें या कुतुलुग ख्वाजा की बात करें, या इसके साथ साथ हम बात करते हैं इकबाल मंदा की बात की जाती है या तारा मस्जिद की बात की जाए, तो ये सभी जो है कि हमारे विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने कि दिल्ली पर आक्रमण किया। तो दिल्ली जो है, और यहां से शुरुआत होती है भाई दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है इसे हम मुस्लिम साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर जो जितने भी शासक हुए या जितने भी वंश थे वो सभी क्या हैं, मुस्लिम साम्राज्य से ही संबंधित हैं, मुस्लिम साम्राज्य से संबंधित। या हम कह सकते हैं कि भाई एक नए युग का उदय होता है दिल्ली सल्तनत में, और जो कि पूरी तरीके से मुस्लिम साम्राज्य को भारत में स्थापित करता है, मुस्लिम साम्राज्य को ही स्थापित करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा ही स्थापित किया गया। क्योंकि मुस्लिमों का जो मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था वो केवल यही है कि मुझे भारत पर अधिकार करना है, और वो अधिकार करने में सफल होता है। और उसके गुलामों ने जो कार्य किया, जिसमें कि सबसे श्रेष्ठ कार्य जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का।
जिसने कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य को संपन्न तरीके से स्थापित किया और जिसने कि नए वंश यानी गुलाम वंश के साथ साथ अनेक वर्षों तक शासन को चलाया। या हम कह सकते हैं कि भाई दिल्ली पर जो हमारी दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम मुस्लिम साम्राज्य की ही बात करते हैं तो मुस्लिम साम्राज्य में ही लगभग 600 वर्षों तक मुस्लिमों का शासन रहा दिल्ली पर, या भारत पर दिल्ली या दिल्ली सल्तनत के माध्यम से 600 वर्ष तक भारत में मुस्लिमों का वर्चस्व रहा। और जो आगे चलकर जब हम मुगल वंश को समाप्त करेंगे और पूरी तरीके से हम कहां प्रवेश करेंगे, आधुनिक भारत के अंदर, आधुनिक इतिहास में हम प्रवेश करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स जो है कि हमारे रिलेटिव हैं मध्य इतिहास। अभी हम केवल मध्य इतिहास की ही बात करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो केवल मिडिवियल हिस्ट्री से रिलेटिव है। और मिडिवियल हिस्ट्री में अगर आपने दिल्ली सल्तनत को काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इस बात की गारंटी है कि मध्य इतिहास से कोई भी प्रश्न है, आप उस प्रश्न को परीक्षा में छोड़ करके नहीं आओगे, क्योंकि पूरा इतिहास है या मध्य इतिहास है वो पूरा जो है कि हमारा इस टॉपिक पर डिपेंड करता है दिल्ली सल्तनत पर, क्योंकि यहीं से हमारे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जा रही है। क्योंकि मोहम्मद गौरी भारत में आया, उसने युद्ध किया, आक्रमण किए, राजाओं को हराया, उसने अधिकार किया, उसका आधा कार्य है। अब संपन्न कार्य कौन करेगा? उसके गुलामों के द्वारा, और जो कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत और ये थी हमारी दिल्ली, जिसके बारे में हमने छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि हमें जहाँ दिल्ली है तो भाई दिल्ली के बारे में हमें नॉलेज होनी है, पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली आखिर है क्या। तो ये हमारे सभी दिल्ली का जो, अगर हम 6वीं शताब्दी की बात करें महाभारत काल में, तो दिल्ली का नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ या कुरु। महाजनपद काल की बात की जा रही है, हस्तिनापुर, कुरु। 8वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं दिल्ली का, अनंगपुर, अनयपुर, तो ये सब दिल्ली के प्राचीन नाम थे। और प्रेजेंट टाइम में हमारी जो दिल्ली है वो ये है, ये वर्तमान दिल्ली है, जो कि हमारे भारत देश की राजधानी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज हम जो है कि अपने टॉपिक पर बात करेंगे और जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की बात करेंगे और वो है हमारा गुलाम वंश। तो हमारी न्यू हेडिंग क्या है? गुलाम वंश। देखिए, अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। और जब तक आप कमेंट्स करके नहीं बताओगे, समझोगे नहीं चीज़ों को, तो हमें नहीं पता चलना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जहाँ तक मैं अपनी हर वीडियो में पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके सारे पॉइंट्स जो है कि क्लियर हों। मैं खुद जो है कि नहीं चाहता कि आपका कोई भी डाउट्स रहे, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें जो है कि बिल्कुल बेसिक क्लियर से जो है कि बेसिक तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कराते जो चल रहे हैं। चाहे हमारा जीएस क्लासेस हो या फिर हमारे मैथ्स की क्लासेस हो या रीजनिंग की क्लासेस हो, सभी टीचर जो है कि अपना बेस्ट रखते हैं। और जहाँ तक हम आपको अच्छे से अच्छा हर टॉपिक वाइज, टॉपिक टू टॉपिक जो है कि सारी चीज़ें देना चाहेंगे। चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश। बता चुका हूं मैं आपको, इसे जो है कि हम मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है भाई। जो हमारा गुलाम वंश है इसे हम जो है कि मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश शुरुआत, गुलाम वंश की जो शुरुआत है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1230
30 ईस्वी तक। सॉरी 30 ईस्वी मैंने जो है कि खिलजी वंश का समय इसमें जोड़ दिया, क्योंकि ये हमारा जो 1290 ईस्वी तक है, 1206 से 1290 तक हम केवल और केवल गुलाम वंश की बात करेंगे, और जिसमें के अंदर हम जो है कि 11 शासकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हमारे 11 राजाओं के बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से किस राजा ने जो है कि कौन कौन से कार्य किए हैं, और सबसे पहला जो राजा है वो कौन है। या हम बात करते हैं कि भाई इस वंश का जो नामकरण किया गया वो किसके द्वारा किया है, या किस व्यक्ति ने जो है कि इसे ये नाम दिया गुलाम वंश। शुरुआत में मैं आपको बता चुका था कि भाई मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिसने मोहम्मद गौरी के साथ अनेक लड़ाइयां लड़ी, और उसके हर फैसले के सामने जो है कि उसने नतमस्तक होकर जो है कि उसके सभी फैसलों को अपनाया। और इसी चीज को जानकर के सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि भाई गुलाम वंश का जो पहला शासक था, या हम कह सकते हैं कि भाई नामकरण, या इस वंश का जो नामकरण किया है वो किसके द्वारा किया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन, इसे हम केवल कुतुबुद्दीन ही कहेंगे, क्योंकि ऐबक जो है कि इसकी उपाधि है। ऐबक जो है इसे उपाधि दी गई है, और वो उपाधि किसने दी है भाई, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिस कारण इसने जो है कि इसे ऐबक की उपाधि दी। और ऐबक का अर्थ मैं आपको शुरुआत में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई ऐबक का जो अर्थ है चंद्रमा के मुख समान, चंद्रमा सा या चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा के समान। अगर हम बात करते हैं कि शुरुआती दिल्ली सल्तनत में जो वंश था, जो दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई वो हमारे 3 वंश से मिलकर हुई है। या हम बात करते हैं जो हमारा गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश में भी हमारे 3 वंश अलग हैं। यानी ये गुलाम वंश तो हमारा शामिल है ही दिल्ली सल्तनत में, इसके अतिरिक्त गुलाम वंश को भी 3 भागों में बांटा गया है। गुलाम वंश को भी हम लोगों ने, इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। तो भाई पहला वंश जो है वो है आपका कुतुबी वंश। क्या वंश है, कुतुबी। पहला वंश कौन सा है हमारा, कुतुबी वंश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। और जो दूसरा वंश है वो है हमारा शमसी वंश। क्या है, शमसी वंश। जब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, संपूर्ण नाम जो है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो ये हमारा शमसी वंश से संबंधित था, जो कि गुलाम वंश का ही एक शासक है। अब इसमें जो तीसरा वंश है, और वो तीसरा वंश जो था वो था बलबनी वंश। क्या है, बलबनी वंश। तो ये है हमारा बलबनी वंश। अब कुतुबी वंश से जो रिलेटिव राजा है वो था भाई ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। और शमसी वंश से संबंधित जो राजा है वो था आपका इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। और बलबनी वंश से तो संबंधित एक ही राजा है, और जिसे हम बलबन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम इसे, बलबन के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम वंश में भी ये 3 नए वंश संबंधित थे, और इन तीनों वंशों में अलग अलग वंश के राजा हुए, जिसमें कि भाई कुतुबी वंश का जो राजा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, शमसी वंश का जो राजा था वो इल्तुतमिश था, और बलबनी वंश का जो राजा है वो हमारा गयासुद्दीन बलबन है। लेकिन हम पढ़ रहे थे गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये किसका गुलाम था, मोहम्मद
गौरी का गुलाम। अब इल्तुतमिश ये भी गुलाम है, ये किसका गुलाम है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। और बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। जब हम बात करते हैं, एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं भाई तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया। चालीसा नाम से ही पता चलता है भाई 40 लोगों का समूह। तो इसमें क्या थे भाई? 40 गुलाम सरदार हुआ करते थे, जिसमें से एक कौन था? बलबन, जो कि इल्तुतमिश का भी गुलाम था। तो पूरा का पूरा जो गुलाम वंश है वो हमारे सभी दास से यानी गुलामों से ही डिपेंड करता है। इसका नाम ही गुलाम है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? गुलाम वंश। क्योंकि गुलाम वंश से ही सारे जितने भी राजा हुए वो किसी ना किसी के गुलाम रहे थे, दास रहे थे, मामलूक रहे, जो कि राजाओं की मृत्यु के बाद उन राजाओं से संबंध स्थापित करके राजा बनने का कार्य कर रहे हैं। तो यही चीजें जो है कि हम गुलाम वंश में देखने को मिलती हैं। चाहे हम गुलाम वंश की बात करते हैं तो हमारे गुलाम वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो है इल्तुतमिश। शुरुआत कहां से किसने की? नामकरण किसने किया भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ऐबक जो है कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को चलाता है, मात्र 4 वर्ष। अब 4 वर्ष के शासन काल में कोई भी व्यक्ति इतना संपन्न नहीं बना सकता है जितना कि वर्तमान में मौजूद है। तो ऐबक ने भारत में एक नए साम्राज्य का निर्माण तो किया, लेकिन उसे जो है कि संपन्न नहीं बना सका। अब उसे संपन्न बनाने का कार्य कौन करेगा? इल्तुतमिश। और ऐबक के बाद जो हमारे 11 शासक हुए, ये 11 शासक जो है कि इस काम को करेंगे। मैं आपको इन 11 शासकों के नाम बता देता हूं कि भाई जो 11 शासक हुए वो कौन कौन से थे। जो हमारे 11 शासक हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो नाम आता है तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। सबसे पहला जो नाम है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा नाम जो है वो है आराम शाह। दूसरा नाम जो है आराम शाह का है। पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक राजा के पद पर रहा है। दूसरा शासक आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है आराम शाह, जो कि 1210 से 1211 ईस्वी तक। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। तो ये हमारे इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह मात्र 1 वर्ष के लिए 1236 ईस्वी। इसके बाद जो राजा बनता है वो है रजिया सुल्ताना। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्ताना, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन को चलाएगी। 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन को चलाती है। अब इसके बाद आता है मुइनुद्दीन बहराम शाह। मुइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 तक, 1240 से 42 ईस्वी तक जो है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। और जो अगला राजा है, यानी कि मुइनुद्दीन बहराम शाह के बाद जो अगला राजा बनता है वो था आपका अलाउद्दीन या अलाउद्दीन
अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 66 ईस्वी तक, 1242 ईस्वी से 46 ईस्वी तक। अब इसके बाद में जो अगला राजा बनेगा वो बनेगा भाई गया नसरुद्दीन शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि 1246 से 1266 तक शासन को चलाएगा। और इसके बाद जो अंतिम राजा इसके बाद जो अगला राजा बना वो है आपका गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक जो है कि ये अपने शासन को चलाता है। और इसके बाद में आता है भाई मुइनुद्दीन कैकुआबाद और अंत में पहुंचा है कैमर्स। मुइनुद्दीन कैकुबाद और अंतिम शासक क्यूमर्स 1287 से 1290 और ये आपका 1290 ईस्वी तक। तो ये हमारे 11 शासक हैं जिन्होंने ये शासन को यानी गुलाम वंश के इस शासन को चलाया, जो कि हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद शाह और अंतिम शासक जो है वो था हमारा क्यूमर्स। जो हमारा अंतिम शासक रहा वो है क्यूमर्स। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन है। और यहां पर 101% जो है कि कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सभी लोग जो है कि क्यूमर्स की जगह जो है कि इसमें हम कैकुआबाद का ऑप्शन है, क्योंकि 1287 से 1290 ईस्वी तक, क्योंकि 1290 में गुलाम वंश को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन 1290 में ही क्यूमर्स को भी राजा बनाया गया, जो कि इस वंश का अंतिम राजा है क्यूमर्स। इन सभी राजाओं के बारे में हम एक एक करके जो है कि सभी राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाई ऐबक ने क्या काम किया, इसकी मृत्यु कब हुई, आराम शाह ने किस प्रकार से शासन को चलाया, और इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। केवल ये 4 शासक जो है कि ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में यानी गुलाम वंश में अनेक प्रकार के कार्य किए हैं, कई सारे कार्य किए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक से। शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग? कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे, और जिसमें कि हम 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी के इसके 4 वर्ष के शासनकाल को जानेंगे कि इसने किस प्रकार से कौन कौन से कार्य किए, इसने क्या कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया, इसने किस उपाधियों को अपनाया, और इसने जो है कि कौन कौन से मकबरों का निर्माण किया, सारी चीजें। तो आज जो है कि हमारा जो वीडियो है हम इसे यहीं विराम कर देते हैं, और इससे आगे की जो जानकारियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी समस्याएं हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।